Hello students, I welcome you all on my YouTube channel, and this is a platform where I just take an initiative to provide you a very short tricks so that you can just retain the so many points and in your exam time. Clear? So in the previous video I just told you how you can learn the varieties of the plant. It was fruitful or not, please write down in the comment box, and please write down in the comment box what are the other टॉपिक्स इन विच यू रिक्वायर जुगाड़, जिसमें आपको जुगाड़ चाहिए. तो आई वेलकम ऑल फ्यूचर डॉक्टर. मैं आप सब लोगों को फ्यूचर डॉक्टर की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ कि आप कंफर्म हैं इस कंट्री के बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और ये जज्बा, ये जुनून सबके अंदर होना चाहिए. ठीक है, और इसी जुनून को बढ़ाने के लिए देखो मैंने कितनी बढ़िया लाइन लगा रखी है. उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके. हो सकता है कि आप आज उठे हों और आपको लगा हो कि जो है हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अभी हमारा ये टॉपिक बचा हुआ है. ठीक है, तो आप रिग्रेट फील मत करिए, उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है. ठीक है, तो आज का ठान के चलिए, जो प्रेजेंट में है उसी में जीना चाहिए कि आज के डे को हम कैसे फ्रूटफुल बनाएं. ठीक है, तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ. और देखो आज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन लर्न द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं नीट एग्जाम में जो क्रोमोसोम्स के नंबर के बेसिस पे होते हैं. ठीक है, और उस टाइम क्योंकि वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो कन्फ्यूज़न होती है. हो सकता है कि आपने याद कर लिया हो, लेकिन आपकी कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, आपको शेयर कर रहा हूँ. अगर आपके लिए फ्रूटफुल हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मैक्सिमम शेयर करिएगा जिससे ये सेशन मैक्सिमम फ्यूचर डॉक्टर के पास पहुँच पाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पे कौन कौन से ट्रिक्स हैं. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं. आपको कोई सेल दे देगा या कोई ऑर्गेनिज्म दे देगा, पूछेगा कि इसमें से मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं या इसके गैमीट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं. तो याद रखना हमेशा गैमीट्स हैप्लॉइड होता है और जाइगोट हमेशा क्या होता है, डायप्लॉइड होता है. ये अपने दिमाग में कहीं बैठा लो कि गैमीट्स कभी डायप्लॉइड नहीं हो सकता और जाइगोट कभी हैप्लॉइड नहीं हो सकता. एक चीज़, मियोसाइट नाम से देखो क्या है, मियोसाइट. मियो मतलब मियोसिस, साइट मतलब सेल. ठीक है, तो द सेल विच अंडरगो द मियोसिस, ऐसी सेल जो किस में जाएगी, मियोसिस में जाएगी, तो उसको क्या बुलाते हैं, मियोसाइट. अब बताओ मियोसिस में कोई हैप्लॉइड सेल तो जाएगी नहीं, हमेशा कौन सी सेल्स में डिवीजन मियोसिस होगा, डायप्लॉइड सेल में हमेशा मियोसिस होगा. क्लियर है, तो जब भी कोई मियोसाइट का पूछे तो इसका मतलब है डायप्लॉइड, और जब भी कोई गैमीट का पूछे कोई भी क्वेश्चन तो उसका मतलब है हैप्लॉइड. क्लियर हो गया. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. आपको मैं आपके फर्स्ट चैप्टर में एक टेबल बनी हुई है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के मियोसाइट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मियोसाइट एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमीट. आपको कोई एक याद होना चाहिए, चाहे आप जो है वो गैमीट के नंबर, आप क्रोमोसोम्स के नंबर याद कर लो, और या तो मियोसाइट के याद कर लो. मियोसाइट का याद करोगे तो हाफ कर दोगे गैमीट में, और गैमीट का याद कर लोगे तो उसको डबल कर दोगे. क्लियर है, तो देखते हैं कौन कौन से. सब लोग को ABCD याद है, बचपन में सबने पढ़ा है. ए फॉर एप्पल यहाँ पे भी है. बी फॉर बॉल नहीं है, ठीक है, वो ट्रेडिशनल. ठीक है, वो बचपन की बात छोड़ दो. यहाँ पे बी फॉर बटरफ्लाई है, लेकिन सी फॉर कैट है, डी फॉर डॉग है. तो आज ABCD से याद करते हैं. देखो ABCD याद रहेगा, चारों लेटर याद रहेंगे. कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटरफ्लाई, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. क्लियर है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब में एक चीज़ कॉमन है, 3 में एक चीज़ कॉमन है कि 3 कॉमन है. ABC 3. ठीक है, तीनों में क्या कॉमन है, 3. ABC जो चौथा है उसमें 3 नहीं है. देखो चौथा जो लेटर है ABCD, चौथा जो लेटर है उसमें 3 को ऐड कर दोगे. समझ में आ गई बात. ठीक है, तो ABC में 3 है, तीनों में 3 3 है, और जो चौथा लेटर है उसमें 4 ऐड कर दोगे तो कितने हो गए, 7. क्लियर. अब देखो इसके मियोसाइट के नंबर कैसे याद करोगे. सब में देखो कितने लेटर हैं टोटल, 4. टोटल लेटर कितने हैं, 4. तो ए में एप्पल में आप 3 के साथ क्या लिख दिया आपने, 4 लिख दिया. उसके बाद और सब में 8 हैं, और सब में क्या है, 8 हैं. क्लियर है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या याद किया, ABCD. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटरफ्लाई, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. ठीक, ABC में कॉमन क्या है, 3. जो चौथा लेटर है उसमें कॉमन, उसमें 3 नहीं है, उसमें 4 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7. उसके बाद जो सबसे पहला A है उसमें क्या है, 4 है. ठीक है, लेटर कितने हैं, 4. ए के साथ आपने 4 लगा दिया, बाकी सब में क्या लगा दिया, 8 लगा दिया. क्योंकि देखो आपको केवल याद रखना है,
ठीक है, आपको याद तो है लेकिन आप एग्जाम टाइम में इसको रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सही करके आ रहे नहीं कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये तो फालतू की ट्रिक है, फालतू की ट्रिक नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको ये ट्रिक जो है आपको एग्जाम में ज़रूर काम आएगी। ठीक है, तो ABCD में कॉमन क्या है, ABC में 3 कॉमन है, जो चौथा लेटर है उसमें 4 ऐड कर दोगे, कितना हो गया 7। उसके बाद जो पहला है A, उसके साथ 4 लिख दोगे, बाकी सबके साथ क्या लिख दोगे 8। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो 4 4 2 जा 8 सब में आ गया। क्लियर है। उसके बाद जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई, ठीक है, उड़ रही है, इन चारों में उड़ कौन सकता है, बटरफ्लाई। इसका मतलब है वो ज़्यादा उसमें प्रिवेल कर सकती है, तो इसीलिए एक 0 यहाँ लगा दो, समझ में आया। ठीक है, तो बटरफ्लाई इन चारों में उड़ कौन सकता है, जो उड़ सकता है उसमें ज़्यादा होंगे, तो 380 हो गया। तो इस तरह से एप्पल में 34, बटरफ्लाई में 380 और कैट में कितना हो गया 38 और डॉग में कितना हो गया 78। तो इस तरह से आपको ABCD से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये मियोसाइट के हैं, कभी भी मियोसाइट का पूछे तो ये लिखोगे और इसका हाफ कर दोगे तो गैमीट में हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद FHM, ABCD में अगर ध्यान दो तो कौन सा नंबर है जो सब में रिपीट हो रहा है, 8, उसको आगे बढ़ा दो, क्योंकि देखो ABCD के बाद E नहीं है कुछ, ठीक है, E कुछ है ही नहीं, F है। F में कौन सा नंबर वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा था, 8 यहाँ पे भी रिपीट हो गया। आपने सुना होगा रीजनिंग के क्वेश्चन सुने होंगे, ठीक है, तो उसमें पैटर्न पहचानना होता है, वहाँ यहाँ पे वही है, 8 कंटिन्यू हो रहा था, समझ में। ABCD में सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर कॉमन है, 8 कॉमन है। ठीक, तो आपने यहाँ पे 8 को कंटिन्यू कर दिया F में, E कुछ है ही नहीं, E से कुछ है ही नहीं आपके बुक में, F है, F में आपने कंटिन्यू कर दिया 8 को। क्लियर है, इसका मतलब है ABCD और F में भी 8 है। ठीक, उसके बाद 8 में 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, हाउस फ्लाई का। ठीक है, FHM, F के बाद G नहीं है, H है, H के बाद सीधे M है, FHM, इस तरह से याद कर सकते हो FHM। क्लियर है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि फ्रूट फ्लाई कहाँ गई, हाउस में गई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई कहाँ पे है, हाउस में है। ठीक है, हाउस फ्लाई, और हाउस फ्लाई कहाँ पे है, मेज में है। क्लियर है, तो FHM, F में कितना है, 8 है, 8 में आपने 4 ऐड किया, देख सकते हो 8 में 4 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 8 ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पैटर्न समझो, आपने 8 कैसे याद किया, ABCD में सबसे ज़्यादा क्या कॉमन हो रहा था, 8, आपने 8 को कंटिन्यू कर दिया F में, उसमें 4 ऐड किया, कितना आ गया 12, उसमें 8 ऐड किया 20 आ गया। तो ये रीजनिंग का एक पैटर्न हो गया, 8 में 4 ऐड किया 12 और 12 में 8 ऐड किया तो क्या आ गया 20। तो इस तरह से फ्रूट फ्लाई में 8, हाउस फ्लाई में 12 और मेज़ में कितने आ गए, 20 आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ R और R। देखो R फॉर राइस, R फॉर रैट। आपने सुना होगा रैट जो है वो राइस और व्हीट ये सब खा लेते हैं। ठीक है, अब रैट ने राइस को खाया तो राइस से क्या हो गया, रैट मोटा हो गया। इसका मतलब है राइस में 24 हैं और रैट में कितने हो गए, उसका जस्ट ज़्यादा हो गया। तो 24 से कौन सा डिजिट आप ज़्यादा बना सकते हो, जो मतलब नंबर में ज़्यादा रहे, 42, और तो कोई डिजिट बना नहीं सकते। तो 24 से आप सबसे जो बड़ी डिजिट बना सकते हो वो कौन है, 42। तो राइस को किसने खाया, रैट ने खाया। ठीक है, राइस में कितने होते हैं 24 और रैट में कितने हो जाएंगे 42। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बस। ठीक है, लास्ट आ जाओ PO। आपने सुना होगा जो ऑक्सीजन है उसका अगर हम O2 का देखें तो O2 का कितना होता है 16, O का 8 होता है, O2 अगर लिखेंगे तो कितना होता है 16। इसका मतलब है O फॉर ऑनियन, और ऑनियन का कितना हो गया 16 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 48। आपने सुना होगा आलू प्याज, आलू प्याज से हम बहुत सारी सब्जी बनाते हैं, 16 3 जा व्हाट 48। क्लियर है, तो इस तरह से आप अगर अनियन का याद है तो अनियन में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पोटैटो का आ जाएगा। क्लियर है, आलू प्याज से याद करोगे, आलू और प्याज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अनियन का कैसे याद रहेगा, O से, O2 का कितना होता है 16। क्लियर है, और 16 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटैटो मतलब आलू का आ जाएगा। तो आलू प्याज इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक आपके बुक में, आपके जो फर्स्ट चैप्टर में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप याद कर सकते हो। अब एक बार मेरे साथ, ठीक है, आप एक बार पूरा आगे से रिपीट कर लीजिए। मैंने आपको लेटर्स बताए, सबसे पहले ABCD, कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। ठीक है, उसके बाद ABC में कौन सा लेटर, कौन से डिजिट कॉमन है, 3 कॉमन है, ABC। जो चौथा लेटर है उसमें 4 ऐड कर दिया आपने, 7। इसका मतलब है ABC में 3 ठीक है, 3 कॉमन है, और लास्ट वाले में D में क्या है 7 है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद और सब में क्या कॉमन है, जो सबसे पहला है A है, कितने लेटर हैं 4, तो उसमें क्या लगा दिया आपने 4, तो 34 हो गया। उसके बाद आपने क्या लगाया 8 लगाया सब में,
क्लियर है? तो ये हो गया, तो 34, उसके बाद बी में बटरफ्लाई में 38, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सी कैट में 38, और डी में डॉग में भी, डॉग में कितना हो गया 78। बटरफ्लाई उड़ सकती है ऐसे याद कर सकते हो, तो उसमें ज़्यादा होगा तो आपने 0 लगा दिया, 380। ABCD का ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, RR, राइस और रैट। राइस को किसने खाया, रैट ने खाया, इसका मतलब राइस में कम होंगे और रैट मोटा हो जाएगा, तो इस तरह से याद कर सकते हो। तो राइस में 24 है और रैट में क्या हो जाएगा उसका ज़्यादा, तो 24 से कौन सी सबसे बड़ी डिजिट बना सकते हो आप, 42, ये याद हो गया। आलू प्याज, ओ मौली ओ का क्या होता है, O2 का क्या होता है 16 होता है, ये आपको याद ही होगा, पता ही होगा, बहुत इजी है। O2 का क्या है 16, इसका मतलब O से अनियन और O का क्या होता है 16 होता है, और 16 त्रिज्या किसका होता है, पोटैटो का होगा। तो इस तरह से अगर आप एक बार भी इसको थोड़ा सा एक बार आँख बंद करके रिवाइज कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ मियोसाइट एकदम याद हो जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनके मियोसाइट में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि याद रखना, जाइगोट हमेशा डैप्लॉइड होता है और गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करे और चाहे वो डैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करे, उसका गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होगा और जाइगोट हमेशा डैप्लॉइड होगा। तो कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कन्फ्यूज़ हो तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे जाते हैं। देखो जो प्लांट में, जो सेकंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हैं, उसमें जितने भी आपको डायग्राम दिख रहे हैं उन सब में आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक सेल का पता होना चाहिए। तो याद रखो जो न्यूसेलस होता है, ठीक है, न्यूसेलस किस में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। न्यूसेलस का जो प्लॉइडी होती है वो कितनी होती है 2n, मतलब वो डैप्लॉइड होता है। उसको छोड़ के जितने भी सेल्स होते हैं सब हैप्लॉइड होते हैं, एक को छोड़ के। देखो सेंट्रल सेल क्या है, n+n है, n+n का मतलब वहाँ पे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं n+n, इसलिए मैंने n+n लिखा है, क्लियर है। तो न्यूसेलस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि केवल न्यूसेलस ही एक ऐसा है जो डैप्लॉइड होता है, बाकी सब क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो और सेंट्रल सेल क्योंकि आपको डबल फर्टिलाइजेशन पता है इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगे कि सेंट्रल सेल में n+n होता है। तो प्लांट में जितने भी सेल्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जितने भी सेल्स हैं वो सब हैप्लॉइड होंगे, केवल एक सेल को छोड़ के, किसको, न्यूसेलस को छोड़ के। अब तुम कहोगे सर जो एंथर होता है वो तो डैप्लॉइड होगा, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो हमेशा डैप्लॉइड होगा, लेकिन उससे जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। एक कन्फ्यूज़न यहाँ होती है कि जो जनरेटिव सेल होता है वो हैप्लॉइड होता है, लेकिन जनरेटिव सेल क्या बनाता है, मेल गैमीट, ठीक है। और इसलिए जब ये मेल गैमीट बनाएगा तो कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस। तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करे कि जनरेटिव सेल हमेशा हैप्लॉइड होता है, याद रखना, ठीक है। और जनरेटिव सेल जब मेल गैमीट बनाएगा तो कौन सा डिवीज़न करेगा, माइटोसिस, क्योंकि जनरेटिव सेल खुद क्या है, हैप्लॉइड है। तो जब भी इसको हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस करना होगा तो क्या होगा, हमेशा माइटोसिस होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो जो ह्यूमन में थर्ड जो चैप्टर है उससे भी क्रोमोसोम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। याद रखो कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और जो स्पर्मेटोगोनियम है मेल में, वही डैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद जितने भी सेल्स आ जाएं सब हैप्लॉइड होते हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, केवल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम, सॉरी, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनियम केवल डैप्लॉइड होते हैं, बाकी जितने भी सेल्स मेल में होते हैं सब हैप्लॉइड होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। वही हाल फीमेल में देखो, ऊगोनिया और प्राइमरी ऊसाइट ये दोनों ही डैप्लॉइड होते हैं। अब तुम थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ हो रहोगे कि प्राइमरी ऊसाइट सर डैप्लॉइड कैसे होता है। देखो प्राइमरी ऊसाइट जब मियोसिस 1 कंप्लीट करता है तभी तो सेकेंडरी ऊसाइट और एक पोलर बॉडी बनती है, इसका मतलब है प्राइमरी ऊसाइट क्या होता है, डैप्लॉइड होता है। जब इसमें मियोसिस कंप्लीट होता है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में होता है, जब मियोसिस कंप्लीट होता है तब ये क्या होगा, तब हैप्लॉइड सेकेंडरी ऊसाइट बनाएगा और एक क्या बनाएगा, पोलर बॉडी, क्लियर है। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आई थिंक यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। हो सकता है कहीं पे आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो, ठीक है, उसको कंसीडर कर लीजिएगा, क्लियर है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो ये सेशन बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो 2 बार अगर इस वीडियो को देख लिए तो आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू माय फ्यूचर डॉक्टर्स, और फुल लगन के साथ पढ़िए, और जो भी मेरे से हो पा रहा है, जो भी मैं ट्रिक बना पा रहा हूँ वो आपके पास पहुँचा रहा हूँ। हो सकता है इससे अच्छी आपने ट्रिक बना रखी हो,
बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर जिनके पास ऐसी ट्रिक्स नहीं थी या इस तरह से उनका जो बेस था, जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं था, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, ठीक है। तो मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कोई ना कोई ट्रिक लेके आऊँगा। टिल देन प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड डू हार्ड वर्क। आपका जुनून पक्का है, आपको आपकी मंजिल ज़रूर दिलाएगा, ठीक है। आपका एम ज़रूर कंप्लीट होगा। होप सो दैट यू आर डूइंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम एंड गुड बाय।